हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन वीडियो। आइए डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो हमने डिस्कशन वीडियो में देखा था मुर्शिद कुली खान जो था वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, जिसको मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने इसको 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई थी। 1727 में उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो जो प्रारंभ किया था आपका किसने किया था? प्लासी के युद्ध ने। ठीक है, प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश आधिपत्य को भारत में स्थापित कर दिया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो प्रारंभ है प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। ठीक है, नवाब की सेना ने तीन राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और रायदुल्लभ के सेना नायकत्व में थी। मतलब इन तीनों ने बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनके साथ गद्दारी की थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारे गए। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा और यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्ष के हाथों छोड़कर युद्ध से चले जाना चाहिए। जैसे ही सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद लौटा, यहीं पर उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी तीन राज्यों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि जो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की थी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन सी? प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? वर्ष 1757 में। ठीक है, 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था। सिराजुद्दौला लोब खिलाई द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में हुआ था? प्लासी के युद्ध में। अभी हमने देखा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था? तो ये आपका था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्यों था ये देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। रॉबर्ट क्लाइव ही वह व्यक्ति था जिसने बंगाल में द्वैध शासन भी प्रारंभ किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? विलियम पिट्स ने कहा था। किसके लिए? रॉबर्ट क्लाइव के लिए। यह स्वर्ग से उतारे गए दूत हैं। ठीक है, क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता थे। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, अ हेवन बोर्न जनरल। प्लासी का जो मैदान है, युद्ध मैदान, ये कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने देखा था कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित किया था? तो ये किसने किया था? मीर कासिम ने। क्यों किया था? तो भाई मुर्शिदाबाद के जो षड्यंत्रमय वातावरण था उससे अपने आप को दूर रखना चाहता था, इस वजह से। और अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो था कम से कम चाहता था कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। इस वजह से उसने राजधानी को मुंगेर में स्थापित कर लिया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह कौन सा था? बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की विजय को प्रारंभ किया था और अंग्रेजों का जो प्रभुत्व को संस्थापित किसने किया था? बक्सर के युद्ध ने 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, 22 और 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, तीन लोगों के साथ युद्ध किया गया था। सोचिए, मीर कासिम,
अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में जो थे, अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की थी, किंतु जो बक्सर के युद्ध ने कंपनियों को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित किया था। कहने का मतलब है, प्लासी का जो युद्ध है वह षड्यंत्र के द्वारा जीता गया था। बक्सर के जो युद्ध को पूरी शक्ति और सैनिक विजय के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में जीता था। ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सर्वाधिक निर्णायक था? तो अभी हमने देखा कौन सा था, 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये दिल्ली का शासक था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये आपका था मीर जाफर। ठीक है, बंगाल का नवाब उस समय मीर जाफर था, क्योंकि इसकी भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दो संधि में उन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की दो संधियां 1765 में हुई। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को इलाही तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, जबकि इलाहाबाद की दूसरी जो संधि है किलाई और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल जो बादशाह थे आपके शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इसी समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल के गवर्नर थे। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन जो था आपदाओं में ग्रस्त रहा। 1788 में उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल गवर्नर बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो यह किसने की थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया था? तो किस गवर्नर के अंतर्गत? लॉर्ड किलाई के कार्यकाल में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब करी थी? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि के द्वारा। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था मुर्शिदाबाद अर्थात बंगाल का, और राजा सिताब राय को बनाया था बिहार का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बचे हुए प्रश्नों को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।